हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल थिंक लीगली। राजस्थान एपीओ की यहाँ हम तैयारी कर रहे हैं बीएसए और इंडियन एविडेंस एक्ट को हम साथ में अभी डील कर रहे हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है, हमारी इसकी तीसरी क्लास आज है। आज हम जो टॉपिक डील करने वाले हैं वो आपके चैप्टर 2 में एडमिशंस वाला पार्ट है। हमने रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स कवर किया था और जो एडमिशंस वाला पार्ट है उसमें भी अगर आप राजस्थान एपीओ का कोर्स देखेंगे, आपका सिलेबस देखेंगे तो उसके अंदर आपका एडमिशंस वाला जो टॉपिक्स हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके उसका जो सेकंड पार्ट कन्फेशंस वाला टॉपिक है, कन्फेशंस एंड डाइंग डिक्लेरेशन, वो आपके टॉपिक है। तो आज हम वही टॉपिक करने वाले हैं। वो अगर हम देखें तो आपके इंडियन एविडेंस एक्ट में तो 24 से 32 के बीच में दे रखा है, और जो आपके बीएसए की बात हम करें तो 22 से 24 और 26 के सेक्शन हमको दे रखे हैं। हमको सेक्शन वाइज क्लियर स्पेसिफिकली गिवन है कि हमारे क्या क्या सिलेबस में है। कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स की भी हम बात करने वाले हैं, कुछ पीवाईक्यू की बात करने वाले हैं। सो बेसिकली पहली बात तो ये जो हमारे ये सेक्शंस कौन से हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के, तो हमको पता है कि हमने पहले जब पढ़ रखा है कि 28, 29 और जो 24, 28 और 29 ये हमारे इंड्यूसमेंट की बात करते हैं कि किस तरीके से है ना एक जो स्टेटमेंट है उसको कन्फेस करवाया गया है, उससे रिलेटेड हम बात करते हैं। तो वो बात अब जो है आपके कुछ सेक्शंस जो हैं उनको मर्ज कर दिया है। ये जो सेक्शंस थे आपके यहाँ पे अब जो बीएसए के अंदर इन दोनों सेक्शन, ये जो आपके सेक्शंस थे इनको मर्ज करके आपके 22 और 23 के अंदर ले लिया गया है। तो यहाँ पे कंसोलिडेटेड इंड्यूसमेंट की बात करिए, यहाँ जो 3 सेक्शंस थे उनको एक में कन्वर्ट कर दिया है, और जो पुलिस कस्टडी से रिलेटेड सेक्शंस थे वो आपके 23 के अंदर कर दिया है। एक ही सेक्शन कर दिया है 2 का, और यहाँ पे 3 का 1 कर दिया है। फिर उसके अलावा जो आपके 27 तो था वो भी आपके 23 सब क्लॉज 2 में कर दिया है। फिर 30 जो था वो आपके 24 हो गया है, और जो आपका डाइंग डिक्लेरेशन का था स्टेटमेंट्स ऑफ डेड सेक्शन 32 वो आपका सेक्शन 26 हो गया है। इस चीज को, ये टेबल जो है इसको आप याद कर लीजिए कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके कौन से जो है अब नए सेक्शन में कन्वर्ट हो गए हैं। अब ये इतने सारे सेक्शंस थे और अब इनको सिर्फ 4 सेक्शंस में कर दिया है। पहली बात जो हम सेक्शन 22 की से शुरुआत करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के 24 से। एक जो नया वर्ड अभी हमने जोड़ा है वो है कोअर्जन। ये हमारे पहले नहीं था बीएसए में, अब ये जोड़ा गया है। बेसिकली बात ये बोला गया है कि आपने अगर कोई एडमिशन किया है, वो जो है अगर वो इंड्यूसमेंट से है, थ्रेट से है, कोई प्रॉमिस से है या कोई कोअर्जन से है, इट मस्ट प्रोसीड फ्रॉम अ पर्सन इन अथॉरिटी रिलेट टू द चार्ज। आपके जो चार्जेस लगे हुए हैं उससे रिलेटेड होना चाहिए, और ये किसने किया है इंड्यूसमेंट? पर्सन इन अथॉरिटी ने किया है। तो वो आपके सेक्शन, वो आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, एडमिशन क्या हो जाएगा, इररिलेवेंट हो जाएगा क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर। ओके, The mind must be free. If the accused thinks he will gain an advantage or avoid an evil, the confession is barred. सीधी सी बात है, उसको डरा धमका के हम ये मान के चलते हैं कि पुलिस हो गया, आपके किसी भी पुलिस कस्टडी की स्पेशली बात करें, या कोई ऐसा पर्सन है जो अथॉरिटी जिसने जबरदस्ती आपका स्टेटमेंट लिया गया है, चाहे उसको उससे फायदा हो रहा है या उससे उसको नुकसान हो रहा है, तो ऐसे कन्फेशन स्ट्रिक्टली बार किए जाते हैं। हमारे सिर्फ जो जुडिशियल सिस्टम में जेन्युइन कन्फेशंस को ही हम मानते हैं। अब मैं आपसे एक बात करना चाहूंगी, पहले रिवीजन से पहले मैं आपसे एक बात, क्योंकि हमने एडमिशंस पढ़ा नहीं है तो आपको पता है एक चीज है हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में या आपके बीएसए में, एक है आपके एडमिशन और एक टॉपिक है आपके कन्फेशन। जस्ट फॉर रिवीजन आई एम टेलिंग यू एडमिशन क्या है और कन्फेशन क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर हम बात करें तो आपको पता है कि हमारे जो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर 17 से 23 जो सेक्शंस हैं वो एडमिशन से डील करते हैं, और उसमें स्ट्रिक्टली कह रखा है कि हमारे एडमिशन क्या है। एडमिशन में हम बात करते हैं वो स्टेटमेंट्स, चाहे वो ओरल हो, डॉक्यूमेंट्री हो या आपके किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, अगर वो आपके फैक्ट एंड इश्यू से रिलेटेड हैं या वो आपके रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड हैं और उससे रिलेटेड कोई इन्फ्रेंस निकाल रहे हैं, तो वो आपके एडमिशन कहलाते हैं। ओके, अब आपको पता है कि यह आपके हमने 18, 19 और 20 के अंदर फिर आपको ये भी दे रखा है कि ये जो एडमिशन हम कर रहे हैं ये किसके सामने कर रहे हैं, कोई आपके अथॉरिटी है या कोई अदर पर्सन है, उससे रिलेटेड जो है वो हम सेक्शन डील करते हैं। अब कन्फेशन क्या है?
एडमिशन तो आपने ना स्टेटमेंट दे लिया, उसी को अगर वही एडमिशन में आप कोई अगर वही एडमिशन में आप कोई ऑफेंस करने का कन्फेस कर रहे हैं, आप ये बात एग्री कर रहे हैं कि वो जो आपके फैक्ट्स हैं वो सही है या जो आपके क्राइम है वो हुए हैं, तो वही आपके कन्फेशन बन जाते हैं। ओके, एडमिशन in which person agrees of the offense। ओके, सीधी सी बेसिक बात थी। फिर उसके बाद में इससे रिलेटेड भी केसेस आते हैं। अब आपको पता है कि उसमें भी ये है कि कन्फेशन कहाँ किया गया है, उनको भी दो पार्ट्स में कर दिया है कि हम जो सेक्शंस पढ़ रहे हैं वो दो पार्ट्स में है कि आपने जो कन्फेशन किया है वो जुडिशियल किया। दो तरह के कन्फेशन है, जुडिशियल कन्फेशन और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। जुडिशियल कन्फेशन वो होते हैं जो कि हम मजिस्ट्रेट के सामने करते हैं। आप अभी हम एक सेक्शन में पढ़ेंगे कि पुलिस कस्टडी में दिए हुए कोई भी कन्फेशन इररिलेवेंट होते हैं, बट अनलेस उसका एक्सेप्शन क्या है, अगर वो कन्फेशन मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया हो। सो मजिस्ट्रेट के सामने कहीं पे भी आप पुलिस कस्टडी में दे रहे हैं, इट डजंट मैटर वेयर द प्लेसेस, अगर किसी मजिस्ट्रेट के सामने अगर कोई कन्फेशन दे रहे हैं तो वो अपने आप में रेलेवेंट कन्फेशन कहलाता है, रेलेवेंट फैक्ट बन जाता है। और यही आपके प्रिजम्पशन भी दे रखा है आपके आगे वाले सेक्शन में, जो कि पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 80 के अंदर ये प्रिजम्पशन था कि वो एक एडमिसिबल फैक्ट है, और ये आपका अब इसी में आपके आगे प्रिजम्पशंस में भी गिवन है। सो एक तो टाइप, दो तो हमारे ये टाइप हो गए। फिर आती बात कि जो ना कन्फेस किए गए वो किसके सामने किया गया, पुलिस ऑफिसर के सामने किया गया या अदर पर्सन के सामने किया गया। पुलिस ऑफिसर के सामने करा हुआ कोई भी कन्फेशन इररिलेवेंट होता है, वो एविडेंस नहीं कहलाता है। लेकिन अदर पर्सन जो है वो एक वीक एविडेंस कहलाता है, बट वो वीक एविडेंस कहलाता है, उससे रिलेटेड आपको फर्दर आपके एविडेंसेस भी देने होते हैं, बट वो एडमिसिबल होता है। ओके, ये हो गई बात। अब बात करते हैं हम हमारे सेक्शन 22 की कि ना अभी जो हमने पढ़ा कि आपके इंड्यूसमेंट से रिलेटेड कि इंड्यूसमेंट अगर पुलिस कोई भी पर्सन इन अथॉरिटी है उसने किसी भी तरह का इंड्यूसमेंट किया है तो आपके इररिलेवेंट बन जाते हैं। बट कौन सी कंडीशन है जिसमें वो ही आपके कन्फेशंस आपके रेलेवेंट बन जाते हैं? तो दो एक्सेप्शन की बात करते हैं हम। पहला एक्सेप्शन क्या है कि वो जो आपको इंड्यूसमेंट किया गया, चाहे वो थ्रेट किया गया, कोर्ट्स किया गया, अगर इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट आपके ये पहले आपके सेक्शन 28 था उसमें गिवन था, तो इन द ओपिनियन ऑफ कोर्ट अगर ये इंड्यूसमेंट फुली रिमूव्ड है, मान लीजिए किसी पर्सन के ऊपर ना गन पॉइंट पे उससे कन्फेस करवाया जाता है, ठीक है, तब तो उसको डर लगता है। लेकिन अगर कोई पर्सन है उसको ये बोला जा रहा है कि मैं तुम्हें गोली से मार दूंगा अगर तुमने ये स्टेटमेंट नहीं दिए, तो तुमने ये चीजें नहीं बोली, तो अब तुमको है ना तो तुम्हारे या तुम्हारे परिवार को हार्म कर दूंगा, इस तरीके का। लेकिन अगर कोर्ट की ओपिनियन है कि सामने वाले को ये नॉलेज थी, जैसे मान लीजिए मैं ये बोल रही हूँ कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगी अगर तुमने ये स्टेटमेंट्स नहीं दिया तो, बट अगर सामने वाले को दिख रहा है कि मेरे पास तो बंदूक ही नहीं है, मैं उस पोजीशन में ही नहीं हूं कि मैं आपको गन शॉट कर सकूं, सो आप तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो गया, क्लीन स्लेट हो गया है और ऐसा कोई भी इंड्यूसमेंट ऑफ थ्रेट नहीं है, या वो सिचुएशन जो है वो रिमूव हो चुकी है, आपकी फैमिली को सेफली किसी उसमें आपके कस्टडी में ले लिया गया है, उनको सेफ कस्टडी दे दी गई है, और फिर उसके बाद अगर आपको कोई इंड्यूस कर रहा है तो इन द ओपिनियन ऑफ कोर्ट ऐसा तो उनको कोई डर ही नहीं है। तो ऐसे जो है इंड्यूसमेंट अगर आपका रिमूव कर दिया गया है और फिर आप वो स्टेटमेंट देते हैं तो वो रेलेवेंट बन जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, लॉ अलाउज पुलिस डिसेप्शन बट नेवर पुलिस कोएर्शन। पुलिस आप कई बार आपने ना कई उसमें देखते होंगे मूवीज वगैरह में कि पुलिस आपको बहकाती है कि जिससे कि आपको लगे कि ना जो आपके अक्यूज है उसको लगे कि हाँ ऐसी सिचुएशन है, बट वो कोएर्स नहीं करती है। कोएर्स वाली सिचुएशन अलाउ नहीं है, बट डिसेप्शन वाली सिचुएशन अलाउ है। अगर किसी ऐसा कोई डिसेप्शन देने से अगर आपके कन्फेशन निकलता है तो वो आपके अलाउ है, बट हम यहाँ पे क्या मानते हैं, कंटेक्स्ट मैटर करता है। वो इंड्यूसमेंट क्या है, थ्रेट का है, कोएर्स करने का है, वो आपके नहीं होता है।
फिर सेकंड एक्सेप्शन क्या है, ट्रिकरी वाली बात, कि अगर जहां पे हमने एक बात करी है प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी वाली, कि अ कन्फेशन डजंट बिकम इररेलेवेंट मेयरली बिकॉज इट वाज मेड अंडर प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी, डिसेप्शन प्रैक्टिस्ड ऑन द अक्यूज व्हेन ही वाज, या ना कोई ऐसा सीक्रेसी वाली बात नहीं है ऐसी, अगर उसको ऐसी सीक्रेसी वाली सिचुएशन में भी हमारे जो आते हैं सीक्रेट, उसके अंदर क्या एक्सेप्शन आता है, या तो वो ड्रंक था, या फिर इन आंसर टू क्वेश्चंस ही नीड नॉट हैव आंसर्ड। उससे आपको पता है कि जो हमारे क्वेश्चंस चलते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन चलते हैं, वो एक आंसर के अंदर, वो डायरेक्ट उससे आंसर नहीं लिया गया, एक आंसर के अंदर जो उसको देना भी नहीं था उसमें वो बात बोल देता है जिससे कि आपका रेलेवेंट फैक्ट निकल जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में वो सीक्रेसी वाली बात नहीं रही, आपने इररेलेवेंट, आपने, आपका मोटिव नहीं था बट आपने उसको आंसर कर दिया है, तो ऐसी सिचुएशन में भी वो आपके रेलेवेंट फैक्ट बन जाता है। आप अक्सर देखते होंगे जब भी क्रॉस एग्जामिनेशन चलता है तो प्रोसिक्यूशन हो गया, जो भी आपके लॉयर होते हैं, वो इस तरीके से बात निकलवाने की कोशिश करते हैं, तो वो इसलिए ही होता है क्योंकि वो अपने आप में फिर रेलेवेंट आपके फैक्ट बन जाता है। ओके अब जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके है, आपके सेक्शन है, इसके अंदर से काफी केस लॉज भी निकले हैं। ये जो आपके सेक्शन 23 है अब जो नया, और या फिर जो पहले 25 और 26 में दे रखा था, ये जो है इसका मिसयूज एक्चुअली बहुत होता था कि पुलिस जबरदस्ती है ना ये इंड्यूस करवा लेती थी, इसलिए ये पुलिस कस्टडी के अंदर, इसलिए ये आपके सेक्शन आया था कि एक बार था कि कोई भी कन्फेशन पुलिस कस्टडी में लिया गया है और उस टाइम पे मजिस्ट्रेट नहीं है तो वो एडमिसिबल नहीं है, क्योंकि जबरदस्ती ले लिया जाता था मोस्टली सिचुएशंस में, तो इसका हरासमेंट बहुत था। सो इसी रिलेटेड बात करते हुए आपके ये सेक्शन आया था। तो पहला रूल जो है 23 सब क्लॉज 1 क्या बात करता है, नो कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड अगेंस्ट द पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस। सिंपल बात। फिर आपका रूल 2 बोलता है नो कन्फेशन मेड व्हाइल इन द कस्टडी ऑफ ए पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड। एक तो अब आपके क्या बात कर रहा है कि एक तो बात कर रहा है पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड अगेंस्ट द पर्सन अक्यूज्ड ऑफ, आपने कोई पर्सन जो आपने अगेंस्ट में बोला है वो आपके कन्फेशन नहीं होगा। और रूल 2 क्या बोलता है, नो कन्फेशन मेड वाइल इन द कस्टडी ऑफ ए पुलिस ऑफिसर। तो ये जो आपके 2 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, अब इसमें मजिस्ट्रेट का एक्सेप्शन आपको दे रखा है, अनलेस मेड इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ ए मजिस्ट्रेट। यहाँ डिफरेंस समझ गए। सब क्लॉज 1 में बोल दिया आपके कि है ना, जब तक आपने पुलिस कस्टडी के अंदर कोई बोला है, किसी के सामने बोला है पुलिस ऑफिसर को, तो वो आपके प्रूव नहीं होगा। बट आपने कन्फेशन दिया है पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में और वहां पे मजिस्ट्रेट थे, इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ द मजिस्ट्रेट, तो ऐसी कंडीशन में वो अपने आप ही रेलेवेंट बन जाता है। जब तक बट जब तक वो आपके पुलिस जो है वो पुलिस के सामने ये माना जाता है कि वो इनवॉलंटरीनेस यहाँ पे थी। सो एब्सोल्यूट बार है ये। अब ये स्ट्रिक्ट क्यों था? द लॉ अडॉप्ट्स अ कॉशियस रेस्ट्रिक्टिव अप्रोच, इट प्रिज्यूम्स कोएर्जन इन और inherent in police interrogation to uphold the article 21 right to life and liberty वाली बात थी कि जो लिबर्टी है आपके पास वो चली जाती है, एक डर होता है। यहाँ पे जो है, जब मेन बात जो है, यहाँ पे आपके मेंस के आंसर में आप लिखेंगे कि मेन बात जो हमारा क्रक्स है वो है हमारा मैटर क्या करता है, मेंटल स्टेट। अभी हम केस लॉज में भी पढ़ेंगे कि सबसे बड़ी बात जो हम पुलिस कस्टडी में ये जो बात आ रही है कि पुलिस कस्टडी में, भाई पुलिस भी तो आपकी अथॉरिटी ही है, उसके सामने ही ऐसा क्या। सो हम ये मानते हैं, ये प्रिज्यूम करते हैं, पुलिस कस्टडी से हम समझते हैं मेंटल स्टेट। जब कोई पर्सन पुलिस कस्टडी के अंदर है सो उसको डर है, वो है ना अपने आप में उसके दिमाग में एक डर पैदा हो रखा है, उसमें वो इंड्यूसमेंट में कोई कन्फेस कर देता है कि मैं जाके जल्दी से यहाँ से छूट जाऊं, मैं कि उसको डाल देता हूँ, वो जो इसलिए वो कन्फेशन सही नहीं माने जाते। बट मजिस्ट्रेट के सामने अगर कोई कर रहा है तो उसको पुलिस ऑफिसर का डर नहीं है उस टाइम पे, तो आपको पता है वो रिमूव हो जाता है मजिस्ट्रेट के सामने अगर कोई ना कन्फेस कर रहा है, तो इसलिए उसको रेलेवेंट माना जाता है। सो एब्सोल्यूट बार बोलता है इवन इफ 100% वॉलंटरी इट इज कंप्लीटली इनएडमिसिबल इन कोर्ट। अगर ये बात प्रूव भी हो जाती है कि पुलिस का कोई इंड्यूसमेंट नहीं था, बस पर्सन ने ना एक्सेप्ट किया है, बट अगर मजिस्ट्रेट नहीं है, कुछ भी हो जाए, काफी सारे इलस्ट्रेशन इस सेक्शन में दे रखे हैं, कुछ भी हो जाए, अगर मजिस्ट्रेट नहीं है, इमीडिएट प्रेजेंस नहीं है, तो ये इनएडमिसिबल है। अब आपके PYQ भी है,
ये आपका पीवाईक्यू भी है, इसमें बोला गया था, मेंस का पीवाईक्यू है कि इसमें बोला गया था डिस्कस द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ ए कन्फेशन टू अ पुलिस ऑफिसर। सो आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या क्या है, रूल ऑफ एक्सक्लूजन क्या है, मजिस्ट्रेट होना चाहिए, और फिर प्रोटेक्शन ऑफ अक्यूज। यहाँ पे ये हमारे अक्यूज का प्रोटेक्शन के लिए ये सेक्शन दिया गया है। अब सबसे बड़ी बात, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, इसका जो प्रोवाइजो है, एक्सेप्शन क्या है कि हम क्या बात करते हैं, इसकी एडमिसिबिलिटी, जो आपके इंफॉर्मेशन मिली है उसकी एडमिसिबिलिटी का क्या है, की क्या है कि इंफॉर्मेशन जो है जो कि लीड कर रही है डिस्कवरी में, दैट स्पेसिफिक पार्ट बिकम्स एडमिसिबल। आपका सेक्शन जो आपका सब क्लॉज 2 बोलता है, और पहले आपका सेक्शन 27 बोलता था कि वैसे वो जो आपने कन्फेस किया है वो आपके एडमिसिबल नहीं है, बट अगर उसका कोई पार्ट है, उस स्टेटमेंट का, कन्फेशन का कोई पार्ट है जिससे कि आपके डिस्कवरी हो रही है कोई रेलेवेंट फैक्ट की, आपने पुलिस के सामने कन्फेस किया उसकी जबरदस्ती में, बट आपने उसमें ये बता दिया कि हाँ मर्डर तो किया था, बट ऐसे है ना, मैं उसको ऐसे बोरी में लेके गया, वहां मैंने वो जो आपका बंद गैराज है उसके अंदर एक टंकी के अंदर रखा हुआ है। सो उसने एक्सेप्ट कर लिया, ये इनएडमिसिबल होगा। बट अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में वहां उस गैराज में जाके कोई नीली टंकी के अंदर वहां पे बोरी में लाश मिलती है, तो वो आपके डिस्कवरी जो के लिए लीड किया गया है वो पार्ट आपके एडमिसिबल हो जाएगा। ओके तो ये आपके लिए क्रिटिकल मेन बात क्या है, दैट स्पेसिफिक पार्ट बिकम्स एडमिशन। द डॉक्ट्राइन ऑफ कंफर्मेशन बाय सब्सिक्वेंट इवेंट्स, इफ अ फैक्ट इज एक्चुअली डिस्कवर्ड एज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अक्यूज्ड इंफॉर्मेशन, that specific part of the statement is true and admissible। अब इसकी स्ट्रिक्ट लिमिट क्या है, only so much of the information that relates distinctly to the fact thereby discovered can be proved। अब ये देखिए एग्जाम्पल दे रखा है, आई हिड द ब्लडी नाइफ अंडर द बनियान ट्री, तो ये एडमिसिबल इन फैक्ट है। आई किल्ड हिम एंड हिड द नाइफ, ये आपके आई किल्ड हिम ये आपके इनएडमिसिबल कहलाएगा। ओके सो नेक्स्ट सेक्शन 24 जो है आपका जो कस्टडी रूल है, 20 उसका ही आपके वो बात दे रखी है, कैन नॉट बी प्रूव्ड अगेंस्ट द अक्यूज्ड इफ मेड व्हाइल इन द कस्टडी ऑफ ए पुलिस ऑफिसर, बट इसका एक्सेप्शन क्या है, अनलेस मेड इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ द मजिस्ट्रेट। लॉजिक क्या है, द मजिस्ट्रेट्स प्रेजेंस ब्रेक्स द प्रिजम्पशन ऑफ इनहेरेंट पुलिस कोएर्जन। सो आपके की डिफरेंस क्या है सेक्शन 23 और 24 में, कि 23 में ये बोला गया है कि आप किसको कन्फेस कर रहे हैं, हु यू कन्फेस टू, पुलिस को कर रहे हैं या फिर इज अबाउट वेयर यू आर। 24 जो बात कर रहा है, हमने ये पहले पढ़ लिया तो फिर ये दोबारा क्यों है, यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं 24 में हम बात कर रहे हैं वेयर, और ये ना 23 में हम क्या बात कर रहे हैं, हु। आपने पुलिस कस्टडी में दिया, वो आपके हम 24 में बात कर रहे हैं, जगह की बात कर रहे हैं, व्हेन कन्फेशन टू एनीवन एल्स, कि वहां पे ये है ना, अगर आपने कस्टडी में दिया है पुलिस ऑफ ए पुलिस ऑफिसर, तो ये आपके प्रूव कैन नॉट बी प्रूव। बट आपने कहीं भी इन एनी अदर प्लेस आपके किया है, ये आपके एक लैंडमार्क केस था, उसका केस का नाम था आपकी एक लैंडमार्क केस था, उसके अंदर ये बात बोली थी कि अगर कोई पर्सन है, मजिस्ट्रेट ऐसे सिचुएशन में है कि वो एनी अदर प्लेस उसने ना एडमिट किया है, एक केस था, लेट मी सर्च, हाँ एक ब्रिटिश टाइम का एक केस था बहुत इंपॉर्टेंट, लेस्टर वर्सेस एम्परर। उस केस में ये एक, इसको या फिर ये भी बोला जाता है टोंगा केस। ये शायद ही आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ इस केस से रिलेटेड ये बात थी कि इस सेक्शन में एक्चुअली हुआ ये कि जो पर्सन था ना, उसने टोंगा के अंदर बैठे बैठे किसी एनी अदर पर्सन को अपना क्राइम कन्फेस किया। जो यहाँ पे वेयर की बात आ रही है ना, मैं आपको उसका एग्जांपल दे रही हूँ, और उसको पता नहीं था कि उसके पीछे मजिस्ट्रेट बैठा है। तांगा में आपने तांगा देखा होगा, आगे एक पर्सन चला रहा होता है, फिर दो, तो पीछे की साइड एक मजिस्ट्रेट भी बैठा था और उसके सामने ये पर्सन उसने ये बात सुन ली। तो ऐसी केस में ये बोला गया कि
जो है मजिस्ट्रेट के सामने ये बात बोली गई थी, कहाँ मैटर, आपकी पुलिस कस्टडी तो थी नहीं, वहां पे उसने ये क्राइम उसने कन्फेस किया। सो ये आपके रेलेवेंट बन गया था, क्योंकि पुलिस कस्टडी से क्या माना जाता है, पुलिस कस्टडी इज अ, और इस केस में ऐसा बोला गया था कि पुलिस कस्टडी इज अ मेंटल स्टेट इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर। और उसमें आपके एक और केस था जुगता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, उसमें भी ये बात बोली गई कि कन्फेशन कहाँ दिया जा रहा है, ये इज गिवन टू अनदर पर्सन, देन अगर वो किसी पर्सन को अनदर पर्सन को बोला जा रहा है, एक किसी अक्यूज ने अनदर पर्सन को क्राइम कन्फेस किया है, कहीं पे भी दिया है, प्लेस मैटर नहीं करती है, बट वो एक रेलेवेंट बन जाता है, चाहे वो एक वीक एविडेंस ही हो। ओके और ऐसी सिचुएशन में हमारे मजिस्ट्रेट भी थे, तो आपके इसलिए वो एक रेलेवेंट फैक्ट बन गया था। फिर दूसरी एक अब आपके एक और बात है, एक्सेप्शन जो है, एक आपके एक एक्सेप्शन और है जिसका नाम है मिरांडा एक्सक्लूजन रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इवन आरजेएस में भी पूछा गया है। ये मिरांडा एक्सक्लूजन क्या होता है, वेयर एवर देयर इज एनी स्टेटमेंट और कन्फेशन इन पुलिस कस्टडी देन इट इज इररेलेवेंट। अब ये अमेरिका में तो ये आपके एप्लीकेबल है, बट इन इंडिया कन्फेशन इज इररेलेवेंट एंड स्टेटमेंट इज रेलेवेंट। ये जो है आपके सेक्शन, अभी जो हमने सेक्शन पढ़ा उसी को नाम आपके मिरांडा एक्सक्लूजन रूल भी बोला गया है। मुझे एकदम से याद आया कि इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपसे कोई एकदम से कोई पूछ ले किसी एग्जाम में कि मिरांडा एक्सक्लूजन रूल क्या है, तो ये हमारा जो पुलिस कस्टडी का बार है उसी का नाम है मिरांडा एक्सक्लूजन रूल। ओके अब जो है कि को अक्यूज रूल, जॉइंट ट्रायल्स जो आपके सेक्शन 24 है बीएसए का, और सेक्शन 30 जो है वो आपका है इंडियन एविडेंस एक्ट का, उसमें ये बोला गया है कि आपके दो अक्यूज थे, अक्यूज ए और बी। ए ने अक्यूज कर दिया, ए अक्यूज ने कन्फेस कर लिया है, बी साइलेंट था, बट तो ऐसे सिचुएशन में जो है वो उसका कंसिडर किया जाएगा व्हेन मोर देन वन पर्सन इज ट्राइड जॉइंटली फॉर द सेम ऑफेंस एंड अ कन्फेशन बाय वन अफेक्टिंग हिमसेल्फ एंड द अदर इज प्रूव्ड, द कोर्ट मे टेक इनटू कंसिडरेशन सच कन्फेशन अगेंस्ट द अदर। कोर्ट में अब यहाँ पे क्या बात है, पावर ऑफ कोर्ट की बात करी जा रही है। ये अब जो है आपके एक्सप्लेनेशन सेकंड में जुड़ गया है, और अब a trial held in the absence of an accused who has absconded or failed to comply with the BNS section 84 proclamation shall be deemed to be a joint trial। So यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, आपके दो तीन लोगों ने मिलके कोई मर्डर किया है, रेप किया है, किसी भी तरह का कोई ऑफेंस किया है, उनमें से एक ने आपके एडमिट कर लिया है, तो अब जो है वो कोर्ट जो है, एक ने एडमिट कर लिया है तो उसने खुद का तो करा जो करा, ये भी बोल दिया कि खुद तो ले डूबे सनम, दूसरे तुम्हें भी ले डूबेंगे, वो वाली बात कर दी। उसने बोला कि खुद का उसने एक्सेप्ट कर ही लिया है कन्फेशन, दूसरे के लिए भी बोल दिया है, तो कोर्ट की इच्छा है मे टेक इनटू कंसिडरेशन सच कन्फेशन अगेंस्ट द अदर। कोर्ट की इच्छा है कि वो दूसरे से भी कितना एक्सटेंड तक उसको लेना है, वो उसके लिए भी वो कन्फेशन ले सकती है। अब ये जो है सेक्शन तब सबसे ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है अगर मान लीजिए आपके दो तीन अक्यूज थे, सब भाग गए, एक को पकड़ लिया, उसने ना एक्सेप्ट कर लिया, सो जो बाकियों के लिए जब जो चार्जशीट बन रही है उसमें भी ये आपके कंप्लाई हो जाएगा कि उनके लिए भी ये एडमिसिबल हो जाएगा कि उन्होंने भी ये क्राइम किया था। ये भी तो हो सकता है कि ना अब एक जो साइलेंट है उसको फंसाने के लिए उसने उसका क्राइम ज्यादा कर दिया, तो ऐसी सिचुएशन में मे टेक वाली बात हम करते हैं कि मे टेक वाली बात क्यों कोर्ट क्यों, जब उसने एक्सेप्ट कर लिया है, ये इसलिए कि उसकी सच्चाई कितनी है, खुद का तो एक्सेप्ट कर लिया, बट दूसरे के लिए कितना सच्चाई से उसने बोला है, उसके लिए बाकी और फैक्ट्स के लिए को भी देखा जाता है, उसके हिसाब से ही उसको एक्सेप्ट किया जाता है। This closes a massive loophole. Absconders can now be implicated by co-accused confessions. ये आपके नया एक्सेप्शन जुड़ा है बीएसए में, तो अब ये एक इम्पोर्टेंट बन गया है, पहले दूसरे के लिए नहीं एडमिसिबल इतना नहीं था।
आपके एक्सप्लेनेशन 2 जो है वो नया जुड़ा है। अब आपके लैंडमार्क केसेस की बात कर रहे हैं, डिस्कवरी रूल वाली जो हमने अभी पहले 27 में बात करी। तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट केस है एक मोहम्मद इनायतुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1976 का केस था, और उसमें ये बोला गया था कि सेक्शन 27 एक्ट्स एज एन एक्सेप्शन टू द जनरल प्रोविजन ऑफ सेक्शन 24 to 26। ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्कवर्ड फ्रॉम ए प्लेस ऑफ हाइडिंग। ओपन प्लेसेस डोंट लिंक डायरेक्टली टू अक्यूज्ड एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन। कि वो जो अब है ना, आपने एक मर्डर साइट थी, वहां पे आपको जो जो एविडेंसेस मिले आपने कलेक्ट कर लिए। तो अगर जो आपका अक्यूज है उसने, मान लीजिए आपको वहां पे एक चाकू भी पड़ा मिला डेड बॉडी के पास, वो ले लिया। अब उससे रिलेटेड अगर कोई पर्सन जो है, आपने सेक्शन 27 में हमने पढ़ा, उसने उससे रिलेटेड कोई कन्फेशन किया था, तो वो पार्ट तो एडमिसिबल ही नहीं, क्योंकि वो तो आपके डिस्कवरी नहीं हुआ है, वो पहले ही मिल चुका है, ओपन प्लेस थी, उसको हाइड वगैरह ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि वो उसके इंफॉर्मेशन के कारण वो डिस्कवरी हुई है उस फैक्ट की, नहीं हुई है। सो वही सेक्शन वही आपके फैक्ट इंपॉर्टेंट होंगे इसके अंदर, उसी को हम एडमिसिबल हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं कि उसके स्टेटमेंट के कारण, उस पार्ट के कारण आपके कोई डिस्कवरी ऑफ फैक्ट हुआ है। फिर आपके एक और केस है सोमासुंदरम वर्सेस स्टेट 2020 का केस था। उसमें क्या बोला गया था कि फैक्ट डिस्कवर्ड इंड्यूसेस नॉट जस्ट द फिजिकल ऑब्जेक्ट बट आल्सो द अक्यूज नॉलेज ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस एंड लोकेशन। सिर्फ चीज मिलनी मैटर नहीं करती, वहां पे अक्यूज की नॉलेज थी ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस एंड लोकेशन, वो मैटर कर रहा है, वो भी आपके मैटर कर रहा है। पुलुकोरी कोटैया एक केस था, उसके अंदर क्या बोला गया, डिफाइनिंग फाउंडेशनल केस ऑन सेक्शन 27 क्लैरिफाइंग द एग्जैक्ट स्कोप ऑफ डिस्टिंक्टली रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन। ये भी आपके फाउंडेशन केस था, पहला केस था जिससे रिलेटेड डिफाइन किया गया था, जिसमें सेक्शन 27 में क्लैरिफाई किया गया था कि आपका ये एक्सेप्शन आया था, ये आपके इस केस से आया था, फाउंडेशनल केस था आपका। अब सेक्शन, हमारा लास्ट टॉपिक सेक्शन 26 सब क्लॉज ए, जो हम डाइंग डिक्लेरेशन की बात करते हैं, जो आपके सेक्शन 32 में दे रखा है इंडियन एविडेंस एक्ट के। तो अब आपके वो क्या बात करता है, हम उसमें स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं, किसकी, द स्टेटमेंट कैन बी रिटन। इसके जो आपके सेक्शन 26 के एसेंशियल्स क्या है कि वो स्टेटमेंट क्या है, कैन बी रिटन, वर्बल और एनी इवन जेस्चर्स। किसने क्या बोला है, सब्जेक्ट क्या है, मस्ट रिलेट स्ट्रिक्टली टू द कॉज ऑफ डेथ और द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन रिजल्टिंग इन डेथ। द मेकर मस्ट हैव एक्चुअली डाइड। और चौथी बात हमारी क्या है, द कॉज ऑफ दैट पर्सन्स डेथ मस्ट बी इन क्वेश्चन। अब irrelevant regardless of whether the person was under the expectation of death when making it। अब जो है इसमें ऐसे बोला गया है, अगर कोई पर्सन ने मरते हुए ये स्टेटमेंट दिया है, कोई कन्फेशन किया है, तो वो आपके कहीं पे भी हो वो पर्सन, कुछ मैटर नहीं करता, अगर किसी ने दिया है तो वो आपके एडमिसिबल माना गया है। तो उसके आपके 4 एसेंशियल्स हैं। उसने पहला एसेंशियल क्या है, स्टेटमेंट दिया है। दूसरा क्या है कि वो कन्फेशन किस रिगार्डिंग दिया है, कॉज ऑफ डेथ से रिलेटेड दिया है, या और द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द, कि ना उसकी मौत कैसे हुई वो उससे रिलेटेड दिया है, या फिर उसने कि किस जो आपके इवेंट्स हुए हैं उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, कि मेरे को उसने मारा, मैं तो यहाँ मुझे लाया गया था, ऐसा कुछ भी उसने स्टेटमेंट दिया कि मैं तो मेरे घर पे था, वहां से मुझे फोन आया, मैं ऐसे करके आया, भागा भागा यहाँ पे आया, तो यहाँ पे मुझे एक आदमी मिला, कुछ भी उसने ना स्टेटमेंट मरते हुए जितना भी स्टेटमेंट दिया, अगर वो उसके डेथ से रिलेटेड था तो वो आपके एडमिसिबल हो जाता है। और फिर जिसने स्टेटमेंट दिया वो मर गया है। और चौथी बात क्या बोल रही है कि हम यहाँ पे जो आपकी कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही है वो क्या रिलेटेड चल रही है, कन्फेशन की बात कर रहे हैं, तो वो क्या रिलेटेड चल रही है, उसके कॉज ऑफ डेथ से रिलेटेड ही, उसके डेथ से रिलेटेड ही प्रोसीडिंग चल रही है, तो ही वो एडमिसिबल है। फिर अब ये बोला गया है कि उसको ये जो जिसने ही कन्फेस किया है उसको ये लगना चाहिए कि मैं मर रहा हूं। ओके, रेलेवेंट regardless of whether the person was under the expectation of death when making it। ओके, उसने तो मरते हुए स्टेटमेंट दे दिया, उसको चाहे वो मर रहा था या है ना, उसको लग रहा था कि मैं मरूंगा या नहीं मरूंगा, बाद में तो मर गया, बट उसने मरने से पहले जो लास्ट स्टेटमेंट दिया, अगर उसमें उसने कॉज ऑफ डेथ या कॉज ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ इवेंट्स ऐसा कुछ बताया है तो वो आपके कन्फेशन बन जाता है। अब 4 ट्रिगर्स क्या क्या बात कर रहे हैं कि वो पर्सन मर गया है, कैन नॉट बी फाउंड,
इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस या अटेंडेंस कॉजिंग अनरीजनेबल डिले और एक्सपेक्ट, ये आपके बात करता है स्टेटमेंट बाय अनअवेलेबल पर्संस बोलता है आपके सेक्शन 26 जो है, हम यहाँ पे ये बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैम हम वो बात कर रहे हैं जहाँ पे हमारे एविडेंसेस की ना लैक है, हमको पता ही नहीं चल रहा है, बस एक डेड बॉडी मिली थी बट उसमें ना हमारे पास एविडेंसेस की कमी है। ऐसी सिचुएशन में हम मरते हुए आदमी के भी स्टेटमेंट, आपको पता है कि ना भाई उसको कोर्ट में तो पेश करा नहीं जा सकता, भाई मर गया, तो इसलिए आप है ना, वरना हम हमेशा क्या करते हैं, ये आपके एविडेंस हमको पढ़ा था कि प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस, तो ये आपका प्राइमरी एविडेंस बन जाता है, चाहे वो डायरेक्टली वो पर्सन कोर्ट में नहीं आ सकता, तो इसलिए उसका जो पहले का एविडेंस जो उसने मरने से पहले दिया वो आपका प्राइमरी एविडेंस बन जाता है सिचुएशन में। ये इसका एग्जाम्पल है। सो और ये लॉजिक क्या बोलता है, इसके पीछे जूरिस्प्रूडेंस क्या बोलता है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ एडमिसिबिलिटी, वी एडमिट दिस हियर से, ये आपके हियर से एविडेंस का की बात है कि आपको पता है हियर से एविडेंस जो है हमारे वो इररेलेवेंट है। सो किस सिचुएशन में आपके हियर से एविडेंस, बिकॉज बेटर जो आपके ना डायरेक्ट पर्सन हियर से बिकम बिकॉज बेटर एविडेंस इज इम्पॉसिबल टू गेट, उससे बेटर कोई एविडेंस आपके इम्पॉसिबल हो रहा है मिलने के लिए, तो ऐसे सिचुएशन में डाइंग डिक्लेरेशन भी आपके कन्फेशन में एडमिसिबल है। अब स्टेटमेंट्स, तो ऐसे में रूल क्या बोला है, द स्टेटमेंट्स मेड बाय अ पर्सन टू द कॉज as to the cause of his death or the circumstances of the transaction which resulted in his death are relevant। और इससे रिलेटेड जो हमारे लीगल मैक्सिम है उसका नाम क्या है, नेमो मोरिटरस प्रिजोमिटर मेंटेरी, a man will not meet his maker with a lie in his mouth। हिंदी में अगर हम देखें, आपने अक्सर ये कहावत सुनी होगी कि मरता हुआ आदमी कभी भी झूठ नहीं बोलता, यही जो है आपके ये लीगल मैक्सिम कहलाती है। इसको आप नोट कर लीजिएगा कि नेमो मोरिटस प्रिजोम्प्टर मेंटेरी, कोई भी मरता हुआ आदमी कभी भी झूठ नहीं बोलता है ये। और आपकी मेन क्या क्या चेकलिस्ट है कि पर्सन, वही हमने जो अभी पॉइंट्स पढ़े 4 पॉइंट्स, वो आपके डेड मिला है या फिर वो मिला ही नहीं है, वो है ना कैन नॉट बी फाउंड, ये हमने अभी पढ़ा। अब ये जो है आपकी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग दोनों की बात करते हैं हम यहाँ पे, और एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ एट द टाइम ऑफ स्टेटमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड इन इंडिया। इंग्लिश लॉ में ये हमारे यूके में है ना ये रिक्वायर्ड है, बट हमारे इंडिया के अंदर ये रिक्वायर नहीं है कि वो आदमी जो है कि उसका टाइम क्या था, वो एट द टाइम ऑफ स्टेटमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। अब इससे रिलेटेड हमारे लैंडमार्क केसेस क्या क्या हैं। पहला केस है पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर, 1939 का, बहुत पुराना केस है भाई, लेकिन इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट टू वाइफ अबाउट गोइंग टू कलेक्ट मनी फ्रॉम अक्यूज इज एडमिसिबल एज अ सर्कमस्टेंस लीडिंग टू डेथ इवन इफ इट वाज अ स्टेटमेंट ऑफ फ्यूचर इंटेंशन। एक डेड बॉडी मिली कि ना, मान लीजिए आप नारगढ़ के पास आपके जो खाई है उसमें कोई डेड बॉडी मिली है, कैसे के एक्सीडेंट से मरा है, वहां से फिसल गया, कैसे मरा कुछ अता पता नहीं है, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा। बट ऐसे में आपके ना आपके स्टेटमेंट ये दे दिया जाए कि वाइफ है ना वो इन्वेस्टिगेशन में बोल दे कि भाई वो मुझे रात को ये कह के गए थे कि मैं तो ए नाम के बंदे से, आदमी से पैसे लेने जा रहा हूँ जो उसने मुझसे उधार लिए थे, उसके बाद आए नहीं। तो अब वो ए के पास गया था और अब वो पैसे लेने गया था और उसके बाद वो मर गया, तो वो जब वो ए के पास लेने गया तो आप समझ सकते होंगे कि वो नारगढ़ घूमने तो चला नहीं गया होगा बीच में, तो अब उससे शक पैदा हुआ कि वो ए के पास गया होगा, ए ने उसको मारने की कोशिश की। तो ये जो है चाहे वो फ्यूचर इंटेंशन शो कर रहा था, बट ये आपके डाइंग डिक्लेरेशन में एडमिसिबल माना गया। कौशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, 1958 का केस था। डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी द सोल बेसिस फॉर कन्विक्शन, नो लीगल रिक्वायरमेंट फॉर कॉरोबोरेशन, इट इज ट्रूथफुल एंड वॉलंटरी। ओके, ये आपके सोल बेसिस है कन्विक्शन का। मरते हुए आदमी ये नहीं सोच रहा कि मैं उसको फंसा जाता हूँ, उस टाइम पे वो सच बोल रहा है, नो लीगल रिक्वायरमेंट कॉरोबोरेशन, इट इज ट्रूथफुल एंड वॉलंटरी, ये माना जाता है। उकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2001 का केस था, उसमें भी ये आपका जो ना मैक्सिम था उसको अपहोल्ड किया गया, बट स्ट्रेसेस दैट मेंटल कॉम्पिटेंस एट द टाइम ऑफ स्टेटमेंट इज स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड फॉर रिलायबिलिटी। भाई वो मर रहा था, उस टाइम पे उसने ये बोला स्टेटमेंट, ये तो ठीक है, बट उस टाइम पे उसके मेंटल स्टेट क्या थी,
ये भी देखना जरूरी है, इस केस में ये बात बोली गई थी। नो कॉम्पिटेंस, नो रिलायबिलिटी, क्रिटिकल एक्सेप्शन, ये जो आपके एक्सेप्शन है, जब मैंने अभी आपसे बात बोली कि हो सकता है कि जाते जाते उसने ना वो ऐसी सिचुएशन में मर गया, उसको पता नहीं था कि मैं मर जाऊंगा, बट ये उसने ना उसकी हालत बीमार था, उसने ना उसको किसी आदमी को फंसाने के लिए ये स्टेटमेंट दे दिया, बट उसके बाद वो मर गया। तो वो स्टेटमेंट जो है आपके सिर्फ होल सोल नहीं, सिर्फ उसका क्या एट द टाइम ऑफ स्टेटमेंट उसकी क्या मेंटल स्टेट थी, ये इसलिए मैटर करता है। इसलिए अगर वो कॉम्पिटेंस नहीं है तो उसका रिलायबल भी नहीं होगा। अब डाइंग डिक्लेरेशन के क्या क्या होना चाहिए, विच स्टेटमेंट इज नॉट कर, अब आपके ये जो है ये दिल्ली एपीपी का क्वेश्चन है आपके, तो उसमें बोला गया था विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द डाइंग डिक्लेरेशन, और ऑप्शन दिए गए थे मे बी ओरल और इन राइटिंग, वेयर देयर आर 2+ देयर मस्ट बी सिमिलैरिटी, एफआईआर कैन बी एडमिटेड एज अ डाइंग डिक्लेरेशन, कैन नॉट बी रिकॉर्डेड बाय अ पुलिस ऑफिसर। तो आंसर जो डी था, नॉट वाली बात, वो वाली बात आप सीधे बात समझ गए कि एफआईआर है कोई भी है वो स्टेटमेंट वो मैटर नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये भी आपके फैक्ट समझ में आ गया क्या, और ये भी सीधी सी बात लग रही है कि उसने दो तरह के स्टेटमेंट दिए बट दोनों में सिमिलैरिटी है, तो वो एडमिसिबल बन गया है। हमने अभी जो बात करी कि कॉम्पिटेंस वाली, रिलायबिलिटी वाली बात, कि उसने तो बहुत सारी आदमी, मान लीजिए वो तो बेहोशी में कुछ भी उड़ा गया, वो वाली बात नहीं है। वो जो स्टेटमेंट दे रहा था वो उसके स्टेट ऑफ माइंड क्या थी, वो होश में था, इतना तो होश में था कि वो क्या बता रहा है वो रेलेवेंट थे, वो सही थे। अगर अपने उसके सारे स्टेटमेंट्स में एक ही चेंज समझ में आ रही है, सिमिलैरिटी समझ में आ रही है, तो वो आपके रिलायबल बन जाते हैं। और ये बात भी हमने करी कि स्टेटमेंट ओरल और इन राइटिंग भी हो सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया, डी। डी इज नॉट करेक्ट, पुलिस कैन रिकॉर्ड इट, दाउ मजिस्ट्रेट इज प्रिफर्ड। यस, एन एफआईआर सीआरपीसी अंडर आपके 154 में और अब 173 में बोला गया है, कैन बिकम अ डाइंग डिक्लेरेशन इफ द इन्फॉर्मेंट डाइज फ्रॉम द इंजरीज। हाईली आपके हम कई बार टेस्ट किया गया है, आपकी पीवाईक्यू है, ये कई बार पूछा गया है कि ये जो आपके है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्या कोई एफआईआर है उसको डाइंग डिक्लेरेशन मान सकते हैं। भाई वो जो मरा है वो अपनी इंजरीज के कारण मरा है, वो वहां कन्फेस वगैरह या ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, वो इंजरीज के कारण मरा है, वो कोई पुलिस थ्रेट के कारण नहीं मरा। तो ऐसी सिचुएशन में वो डाइंग डिक्लेरेशन बन जाता है और फिर वो एडमिसिबल हो जाता है। अब कुछ और केसेस थे आपके कन्फेशन से रिलेटेड, कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इसमें बोला गया है, ये आपके मैं ना ये जो आपके यूपी और राजस्थान एपीओ के ही पीवाईक्यू हैं जो आपके ना पहले पूछे गए हैं। मैंने आपसे पहले तो आपको लैंडमार्क केसेस बताए, अब आपके पीवाईक्यूज वाले में आपको केसेस बता रही हूँ। तो ये आपके पहले पूछे जा चुके हैं। रिलेट्स टू द कन्फेशन ऑफ अ को-अक्यूज, अ कन्फेशन ऑफ अ को-अक्यूज कैन नॉट टेक द प्लेस ऑफ सब्सटेंटिव प्रूफ, इट कैन ओनली बी यूज्ड टू लेंड एश्योरेंस टू अदर एविडेंस। ये आपके पहले केस था, बट अभी हमने पढ़ लिया है कि इसके अंदर क्या अमेंडमेंट हो चुका है। कन्फेशन ऑफ ए को-अक्यूज जो है, जो आपके कैन नॉट टेक द प्लेस ऑफ सब्सटेंटिव प्रूफ, सिर्फ होल सोल प्रूफ नहीं कहलाता, बट ये आपके इंपॉर्टेंट रेलेवेंस बन जाता है। फिर दूसरा केस हमने पढ़ा पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर। It defines confession broadly. A statement must either admit in terms of the offense or a substantially all facts constituting the offense. Okay? ये इस केस में आपके कन्फेशन को डिफाइन किया गया था। अब सीधी सी बात जो अब हम करेंगे, ये आपके दिल्ली एपीपी वाले हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं कन्फेशन से रिलेटेड, कि दिल्ली एपीपी में पूछा हुआ है कि स्टेटमेंट मेड इन पुलिस कस्टडी अमाउंट्स टू कन्फेशन व्हेन। भाई सीधी सी बात है, हम ये तो इतनी बार पढ़ चुके। दैट कौन सा पार्ट करा जाएगा जो पुलिस कस्टडी में, ओनली व्हेन स्टेटमेंट व्हिच लीड्स टू द रिकवरी ऑफ द ऑब्जेक्ट, अभी हमने पढ़ा। फिर a confession is inadmissible if it is made by the accused. आंसर क्या है, while in police custody unless before a magistrate. सिंपल क्वेश्चन। और आपके राजस्थान एपीओ का मेंस का क्या क्वेश्चन है, एक्सप्लेन फुली द लॉ रिलेटिंग टू एडमिसिबिलिटी ऑफ कन्फेशन व्हाइल इन पुलिस कस्टडी। तो ऐसे में अभी हमने जो भी 22 और 23 पढ़े लैंडमार्क केसेस पढ़े, आप उसको डिफाइन कर देंगे।
अब जो है आप हमने जो पढ़े, अभी हमने जितने भी सेक्शंस पढ़े हैं दोनों के, तो सीधी बात ये है कि मैं शुरू से यही कह रही हूँ कि आपके दोनों इसलिए ही साथ लेके चल रही हूँ कि ताकि आप मेंस का जब आंसर फ्रेम करें, मेंस का जो क्वेश्चन है आपका आंसर ऐसा कोई आता है तो उसमें अगर आप दोनों के रिलेट करते हुए बताएंगे तो आंसर आपका बहुत अच्छा बन जाएगा। तो आपको दोनों तरह के बेयरक्ट आपके लिए आपको ध्यान होने चाहिए, फिर एक्सेप्शन ध्यान होना चाहिए, और अगर अभी आपको कोई बताए उनमें से कोई केस या आपको कोई और केस लॉ भी अगर आप बता देंगे तो आपका बहुत अच्छे मार्क्स बन जाते हैं। इसी के साथ आज की क्लास एंड होती है। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सपर्ट वाला जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो कमेंट जरूर कीजिए, आप सेशन को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और आप चैनल के अगर संग अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।